2 बजे और हम बिहार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम सबको संयम बरतना पड़ेगा। शाम तक ही साफ तस्वीर सामने आ पाएगी। उससे पहले आंकलन विश्लेषण ही करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं अखिलेश गीता भट्ट है हमारे साथ, पवन खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं। तो पवन खेड़ा जी, अगर मैं आप ही से शुरुआत करूं और आप जुड़ गए हैं, ये बताइए कांग्रेस को और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 70 सीटें भी मिल गई थी लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार करिए। हमने भी आपके तो नहीं लेकिन मीडिया के ओपिनियन पोल्स से भी संघर्ष किया है, एग्जिट पोल से भी हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो थोड़ा 3-4 घंटे और संघर्ष हमारा है, थोड़ा और करने दे दीजिए। उसके बाद कई प्रश्नों के उत्तर जरूर हमें भी देना बनता है, जरूर देंगे। और कुछ प्रश्न निकल कर आते भी हैं हर चुनाव से, भले कोई जीते या हारे, इस चुनाव से भी प्रश्न निकल कर आएंगे, जीतने वाले के लिए भी और हारने वाले के लिए भी। लेकिन फिलहाल जो रुझान आए हैं पवन जी, अगर उसी की बात करें हम, क्योंकि हमें तो हर मिनट पे कमेंट्री करनी होती है, आप जानते हैं कि जो भी तस्वीर दिख रही है उसी पर अभी हम बात करेंगे। तो जो अभी तस्वीर दिख रही है ये तो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो कहां कमी रह गई, अगर इस पर चर्चा करें कि क्या लगता है कि कुछ मुद्दे उठाने में गलती हो गई या फिर जमीन पर आपका गठबंधन काम नहीं किया, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? अच्छा जी, अगर इस तरह से हम परेशान होना शुरू हो जाए हर 1 घंटे बाद, तो फिर हम तो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं परेशान होते। हम आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको हर कमेंट्री देते ही रहना चाहिए, हर घंटे और देना भी चाहिए। हम आपसे सीखते हैं, आप सब लोगों की कमेंट्री से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत मजबूत दिल करके राजनीति में आए हैं, पूरा मजबूती से बैठकर संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल पवन जी, आपने सही बात कही कि हमें परेशान नहीं होना है। हेमंत अत्री हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, आपका क्या आंकलन है? आप तमाम जो एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे, लेकिन इस समय अगर हम अभी तक के रुझानों पर अगर आंकलन करें तो महागठबंधन तो पीछे है और जो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, जेडीयू नहीं कर रही है अच्छा। निधि जी, जो अब तक का चुनाव अगर आप देखेंगे तो इसमें 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट उभर के आ रही है। पहली बात तो ये कि जो नीतीश के खिलाफ नाराजगी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आंधी नहीं थी, वो लहर नहीं थी नाराजगी की। अभी तक के रुझानों से एक बात ये साफ हुई है। दूसरा, आरजेडी के पक्ष में हवा थी, इसमें कोई शक नहीं है, जो इस तरह का रिस्पांस था तेजस्वी की सभाओं में और सारे में। लेकिन वो जो हवा थी वो जब ईवीएम तक आई, उस तक कहीं ना कहीं वो मंद पड़ गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वीकनेस रही है, जहां तक आरजेडी का सवाल है। और इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है चाहे लेफ्ट पार्टियां हैं, बीजेपी का चुनाव प्रबंधन क्यों बढ़िया रहा? क्योंकि उन्होंने पूरी जान झोंकी है उसके अंदर। नीचे कार्डर है, आरएसएस कार्डर से, ऐसे ही सीपीआई एमएल और सीपीएम की देख लीजिए आप। तो जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, उन दोनों ने मिलकर के अलग अलग भी सबने अच्छा किया है जी। चुनाव प्रबंधन के मामले में अखिलेश जी, आप स्वीकार करेंगे, शुरू से हम एक बात कहते हैं कि बीजेपी इज ए वार फाइटिंग मशीन नाउ। वो किसी भी स्थिति में, उनको पता था नाराजगी है, उन्होंने चाहे एलजेपी को यूज किया चाहे किसी को किया, लेकिन उस नाराजगी का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने दिया। अब तक के परिणाम ये दिखा रहे हैं। जो ये अगर रणनीति कही जाएगी तो ये तो बहुत ही जोखिम भरी रणनीति थी हेमंत जी, कि आप एक पार्टी को खड़ा करें, अपने जो सहयोगी आप उसके वोट कटवाएं। ये भी एक ग्राफिक्स भी हमने कुछ देर पहले दिखाया था, फिर से दर्शकों को दिखाएंगे कि एलजेपी का क्या रोल रहा है। ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये असेसमेंट आया है कि अगर एलजेपी अकेले नहीं लड़ती तो जेडीयू को 84 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है जेडीयू को। तो अगर गीता जी, बीजेपी ने ये जोखिम भरी रणनीति अपनाई, जैसा कि कई लोग आरोप लगाते हैं कि एलजेपी को बीजेपी ने खड़ा किया था, तो ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। अगर ये आप नहीं करते तो कम से कम 2/3 आराम से आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटकलें और हर व्यक्ति का एक अपना मत है, वो उस हिसाब से बात रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी जो दूरदर्शी जो भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल कभी इस तरह से नहीं खेलता है कि वो एक ही राज्य के 2 जो राज्य स्तरीय दल हैं और जो अच्छे दल हैं उनको आपस में जोड़ने की बजाय बांटने का काम करे। अब ये तो एलजेपी के कुछ उन्होंने कुछ अपने एम रखे थे, जिसके हिसाब से उन्होंने अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन अभी तक जो रुझान अभी तक दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि जो अभी 2 दिन तक एक तरह का हम कहें कि जो एग्जिट पोल्स को लेके और जो भी आंकड़े हमें दिखाई दिए, उनसे जो दिखाई दे रहा था कि
बिल्कुल एक तरफा महागठबंधन की एकदम स्पष्ट जीत लगभग सभी ने एग्जिट पोल्स ने ये दिखाई कि बनती है, तो वो एक आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह दिख रहा है और बड़ा साफ है। हालांकि लगभग 100 सीटें हैं जिनपे मतलब अंतर है वोटों का, वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर वो अंतर अभी भी बना हुआ है, मतलब वो कम नहीं हो रहा है, पर अंतर कम है। गीता जी, जो अखिलेश समझना चाह रहे हैं और जो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई एलजेपी के चिराग पासवान कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वो हनुमान है, उनको बीजेपी की तरफ से कोई कुछ नहीं कहता, जेडीयू के नेता सिर्फ तिलमिला के रह जाते हैं और उसका असर तो जमीन पे दिख रहा है। तो जो ये काटने वाला आरोप लग रहा है कि जेडीयू को एलजेपी ने नुकसान पहुंचाई, तो दिख रहा है साफ। देखिए, हर पार्टी जो है वो स्वतंत्र होती है यह निर्णय लेने के लिए कि वह किस प्रकार राज्य स्तर पर और किस प्रकार जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेगी। और कोई ये ऐसा पहली बार नहीं है, कई जगह ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि गुजरात में भी जो स्टेट लेवल पे जो वहां पे जैसे कॉरपोरेशन के पोल होते हैं, कुछ होते हैं, वहां जिस प्रकार से पार्टियां आपस में जो गठबंधन वैसे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वैसे वो राज्य स्तर पर नहीं होते। तो हर जो पार्टी है वो स्वतंत्र है अपने आप में निर्णय लेने के लिए। गीता जी, मैं सत्य प्रकाश जी को लाना चाहूंगा क्योंकि हमने ब्रेक में जाने से पहले मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उनको सुना था। सत्य प्रकाश जी, उन्होंने दो बड़ी गंभीर बातें कही थी। पहली बात तो ये कह रहे थे कि जो वोटों की गिनती हो रही है ये धीमी रफ्तार से क्यों हो रही है ये हम सब जानते हैं, कुछ कारण है जो उन्होंने बताया नहीं कि क्या कारण है। दूसरा, उन्होंने जो गंभीर बात कही है वो ये कही कि अपने जो जितने प्रत्याशी हैं सबसे कहा कि जब तक वो जीत का सर्टिफिकेट ना ले लें चुनाव आयोग से तब तक वो पटना का रुख ना करें। तो ये चीजें क्या दिखा रही है कि आरजेडी जो है उसके मन में अब भी संशय है, आशंका है पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर। हालांकि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस बार चूंकि ईवीएम की संख्या ज्यादा है इसलिए मतगणना में ज्यादा वक्त लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईवीएम को लगातार बात कही जाती है कि ईवीएम का सिस्टम काफी रोबस्ट है, इस पर कहीं भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सत्य प्रकाश जी, था कि ये जो रुझान 2 बजे 2:30 बजे तक बढ़ता जा रहा है एनडीए के पक्ष में, ये रुझान आरजेडी के तमाम नेताओं पे आघात लगाएगा और वो चुनाव आयोग की तरफ कुछ न कुछ इशारा करेगा। पहला इशारा किया कि धीमी रफ्तार से, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि धीमी रफ्तार से मतगणना नहीं हो रही है, वक्त जरूर लग सकता है क्योंकि मशीनों की संख्या अधिक है। दूसरा, मनोज झा जी ने कहा कि वो सर्टिफिकेट लेके निकले। बिल्कुल, हार का सर्टिफिकेट लेके निकलना चाहिए वहां से, कुछ लोग उनके जीतेंगे उसका भी सर्टिफिकेट लेके निकलना चाहिए। और हर चुनाव में लोग सर्टिफिकेट लेके ही निकलते हैं, बिना सर्टिफिकेट लिए कोई निकलता नहीं है। तो आघात पहुंचा है मनोज झा जी के ऊपर कि जो उनकी अपेक्षा थी सुबह के बैलेट पोस्टल को देखकर, पोस्टल बैलेट की गिनती देख करके, और सब कहते कि तेजस्वी की सभा में बहुत भीड़ थी, ये था। आप कभी देखिए एक महिला आपको तेजस्वी की सभा में दिखती है क्या? तो आधी आबादी जिस सभा में दिखती ना हो वो कैसे जीत सकता है? ये बड़ा सवाल है। इसको मीडिया ने समझने से क्यों इनकार किया चुनाव के दौरान? ये बात गंभीर है। तो इस चीज को नीतीश जी की सभा में हर तरह के लोग होते थे, घुड़दंग नहीं करते थे। आपने जो महिलाओं की बात की, महिलाओं का फैक्टर इस बार भी महिलाओं अगर पुरुषों की तुलना करें तो ज्यादा बाहर निकल के वोट किया है। हालांकि क्योंकि कोविड के कारण अब कहा जा रहा है अखिलेश की इस बार भी करीब 59.7% महिलाओं का वोट था और जो पुरुष निकले थे 54.7% थे। हेमंत अत्री जी, जो महिलाओं का करीब 10 लाख जीविका दीदी करके नीतीश कुमार ने शुरू किया, कहा जाता है एक लाइन जोड़ना था निधि जी कि महिलाएं जब इतने अधिक संख्या में प्रतिशत होकर वोट कर रही हैं, ये किस सरकार की उपलब्धि है 15 वर्षों में? किस सरकार ने महिलाओं को ये भी सामने आया था सत्य प्रकाश जी, ये भी सामने आया था कि जो शराबबंदी हुई थी उसका नकारात्मक असर होने लगा था। साइकिलें बच्चों को दे दी गई थी, लड़कियों को साइकिलें दी गई थी, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या उतनी मजबूत हुई कि नहीं, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अत्री जी, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है अत्री जी, मौका दीजिए जी। निधि जी, जो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। समीकरण जब तक के समीकरण जो दिख रहे हैं, जब तक के रुझान दिख रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी साफ है कि महिलाओं ने वोट डाला है, पुरुषों से ज्यादा सक्रिय होकर डाला है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को छोड़ दें अगर आप, तो अगर शराबबंदी की केवल बात करेंगे तो जहां तक महिलाओं का सवाल है, शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित होता है, चाहे वो 5% हो चाहे 10% हो, क्योंकि शराब की तस्करी कोई रोक नहीं सकता है। उसके बावजूद भी महिलाएं, ये ठीक बात है, तेजस्वी की सभाओं की बनिस्बत जो
नीतीश कुमार की सभाओं में महिलाएं ज्यादा होती थी, चाहे उसमें 10% महिलाओं को लाभ हुआ हो, चाहे 15%। शराबबंदी एक क्रांतिकारी चीज है, ये अलग बात है कि उसको कितना इफेक्टिवली लागू कर पाए जी। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और आज अगर नीतीश कुमार कहीं खड़े हैं चुनाव में, जिस तरीके से एलजेपी ने नुकसान किया है, और जो आप एलजेपी की अखिलेश भाई बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। एलजेपी ने केवल जेडीयू को नुकसान नहीं किया है, एलजेपी ने जेडीयू को भी नुकसान किया है, आरजेडी को भी नुकसान किया है और कांग्रेस को भी नुकसान किया है। उसका कारण देखना पड़ेगा, क्योंकि वो वोट कभी भी बीजेपी को नहीं जाने थे, इसीलिए उन तीनों का नुकसान हुआ, चाहे मार्जिनल हुआ है। और जब अखिलेश भाई ये कहते हैं कि अगर वो वोट उधर ना जाते तो सारे के सारे वहां नहीं जाने थे, किसी उधर के भी कटे हैं, उधर के भी कटे हैं और इधर के भी। मैं पवन जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में, क्योंकि महिलाओं का प्रश्न उठा है। पवन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो भीड़ हम देख रहे थे तेजस्वी यादव की सभाओं में, एक तरह का हम कहें कि उन्माद था जनता में, खासतौर से युवाओं में उनको लेकर के। जब वो 10 लाख नौकरियों की बात करते थे तब एकदम से करंट दौड़ जाता था उन जनसभाओं में। लेकिन ये बात बीजेपी के लोग हमेशा कहते थे कि देखिए, जो आरजेडी का वोटर है वो बहुत मुखर वोटर है, वो मुस्लिम यादव वोट बैंक है, उससे ऊपर ज्यादा उनके पास वोट है नहीं। और हमारा जो वोट है, जो नीतीश कुमार का वोट है, वो साइलेंट वोटर है, जिसमें खासतौर से महिलाएं हैं। और जब ये आंकड़ा आया कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है पुरुषों के बनिस्बत, तो उसके बाद से जेडीयू ने ये कहना शुरू कर दिया था पवन जी कि फायदा सीधा सीधा जेडीयू को होगा। पर अखिलेश जी दिख रहा था वो ये था कि जिन महिलाओं ने 2015 में शराबबंदी के नाम पर नीतीश जी को समर्थन दिया, लगभग वही तबका उसी शराबबंदी के खिलाफ लामबंद हुआ, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर जो गरीब तबका है उसको 3.5 लाख लोग जेलों में ठूस कर रखे गए, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। उसका एक रिएक्शन था। बीच में न बोले तो कृपा होगी आप। जी, आप अपनी बात पूरी करें। उसका एक रिएक्शन महिलाओं में भी दिख रहा था, बुजुर्गों में भी दिख रहा था, समाज के हर वर्ग में दिख रहा था। तो मुझे नहीं, और आजीविका दीदियों की अगर आप बात करें तो कोई भी सरकार, मैं खुद 15 साल हमने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो हमें भी दिखाई देता है कि किसी आप मेट्रो अगर दिल्ली को दे दें, 3 चुनाव आप मेट्रो पर नहीं जीत पाएंगे या फ्लाईओवर पर नहीं जीत पाएंगे। आपको हर चुनाव में कुछ नई बात, कुछ नई उपलब्धि भी दिखानी पड़ेगी और एक नई बात, एक रोड मैप भी आगे के बताना पड़ेगा। नीतीश बाबू के पास कोई नई उपलब्धि दिखाने को नहीं थी और ना ही कोई नया प्रॉमिस था कि भाई ये करेंगे। आपने 10 लाख नौकरियों का मजाक उड़ाया सुशील मोदी ने, और 2 दिन के अंदर आप 19 लाख नौकरियों का वादा करने लगे। तो आपके आपस में भी एक अंतर्द्वंद था जो बड़ा स्पष्ट तौर पे सबको दिख रहा था। मुझे आज भी, मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं और बड़ा गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमने पूरी मेहनत के साथ उन मुद्दों को जमीन पर सबके सामने प्रखरता से रखना उचित समझा जिन मुद्दों पर हम राजनीति में हैं और रहेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप कहना चाहते थे महिलाओं के सवाल पर, लेकिन उससे बड़ा जो एक मुद्दा पवन जी ने उठा दिया है कि जो शराबबंदी, जैसे कि अभी तक बड़ी उपलब्धि बताया जाता था, उसका तो पूरा कहें कि जमीन पर धराशायी हो चुकी है। आज ये भी आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा उससे अगर कोई पीड़ित है तो महिलाएं हैं, क्योंकि शराब की बिक्री तो बदस्तूर जारी है। गांव में पहले अगर 50 रुपए की मिलती थी तो आज 100 की मिलती है। ये भी कहा जाता है कि उससे उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग जो है कई बार जहरीली शराब भी पी रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के आप जो बार बार कहते हैं, बढ़ चढ़ करके बात कहते हैं कि इससे महिलाओं का समर्थन खुल करके आपकी पार्टी को मिला, क्या वाकई ऐसा है? पहले तो पवन खेड़ा जी को मैं करेक्ट कर दूं, शराबबंदी 2015 के चुनाव के बाद 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ और उसके बाद लगातार उस पर हम काम करते रहे। नीतीश जी भी अपनी सभा में कहते हैं कि कुछ लोग तो हमेशा बदमाश होंगे, वो बदमाशी करते रहते हैं, लेकिन शराबबंदी का फायदा बिहार की महिलाओं को, बिहार के समाज को 90% हुआ। बिहार अपराध के आंकड़े में 23वें पायदान पे नीचे जाकर पहुंचा। बिहार में 19% महिला जो हिंसा घरेलू होती थी उसमें बेहतर कमी आई। शराब से सबसे ज्यादा, शराबबंदी से सबसे ज्यादा लाभ हुआ है बिहार को। कुछ लोग हैं बदमाशी करते होंगे, उस पे भी नकेल कसी जाएगी, लेकिन अगर पूरी तरह से देखेंगे तो शराबबंदी ने बिहार को एक बेहतर समाज बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और शराबबंदी नीतीश कुमार जी बिल्कुल। और दूसरा महिलाओं को रोजगार का मसला था वो नहीं चला। नहीं, मैं महिलाओं पर एक बात और कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि महिलाओं को कुछ नहीं दिया। बिहार पहला प्रदेश बना जहां 35% महिला आरक्षण सरकारी नौकरी में ला करके पुलिस में आज महिलाओं की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही काम नहीं किया महिलाओं के लिए। अगर आप देखिएगा जीविका योजना में तो सारी महिलाएं उसमें कार्यरत हैं।
महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षक बनाया नीतीश कुमार जी ने। तो आप समझिए महिला सशक्तिकरण में बिहार एक अग्रणी प्रदेश रहा। और दूसरी तरफ आप समझिए एक 5 सेकेंड सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट बिहार में किस पार्टी ने दिया? जनता दल यूनाइटेड ने दिया। उसमें भी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को 4 महिलाओं को टिकट दिया। क्या ऐसा अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता किसी अन्य पार्टी में आपको दिखता भी है क्या? महिला में कोई नहीं दिखेगा। हमारे यहां से कहकसा परवीन को, जो कि पिछड़ी जाति मुस्लिम से आती थी, राज्यसभा भेजा। हमारे यहां से जो सगुफ्ता अजीम है वो अररिया सीट लड़ रही है। सत्यप्रकाश जी, शायद इसी का असर है जो महिला सशक्तिकरण पर आप भी संयम रखे, बिल्कुल रुझानों में दिख रहा है आप जो कह रहे हैं उन बातों का। जी पवन जी। निधि जी, सत्यप्रकाश जी शायद कैलेंडर देखे बगैर आगे, उनको लग रहा है अभी भी चुनाव प्रचार चल रहा है। सत्यप्रकाश जी, हम उनमें से नहीं है कि आप पुरानी आदत नहीं उड़ा रहा, मेरी बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, करते नहीं, सुन लीजिए। आपकी परीक्षा जनता हमेशा ले रही है और कांग्रेस की स्थिति देश देख रहा है। आप बोलना चाहते हैं, बीच में न बोले तो कृपा होगी। सत्यप्रकाश जी, पवन जी को बोलने दीजिए। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अब तो हम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब तो सुनने का भी मादा रखिए। हम उनमें से नहीं है सत्यप्रकाश जी कि आपकी कोई भी उपलब्धियों पर हम पानी फेर दें। हम उनमें से नहीं है, मोदी जी जैसे नहीं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी ने कुछ नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा और उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला। जनता ने 3 बार अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल आप मन से निकाल लीजिए। हम इतना छोटा दिल और संकुचित मानसिकता के शिकार नहीं है। नंबर 2, पिछले 5 साल में एक नकारात्मकता जो आपके वहां राजनीति में दिखी, और जिस तरह से, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हमारे बुजुर्ग हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन जो लोग कहते हैं पलटू राम, अच्छा नहीं लगता वो सुनते हुए भी, जिस तरह से वैचारिक उन्होंने, विचारधारा में उन्होंने बार बार पलटियां लगाई, कभी इधर कभी उधर, लोग ऐसे नेता को गंभीरता से अब नहीं लेते हैं। बिहार की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए बिहार में क्रोध नहीं था, रोष नहीं था, गुस्सा नहीं था, माफ कीजिएगा, एक हद तक नफरत दिख रही थी। अब कितने आंकड़ों में वो तब्दील होती है, कितनी सीटों में तब्दील होती है, वो अब पूरे दिन में समझ में आएगा। लेकिन यही बात जो आपने नीतीश कहा, कुमार जी, आपने जो बात कही, अहम बात कही, नफरत। अत्रे जी, अगर ये नफरत की बात थी, गुस्सा था, अगर जो भी कह रहे रोष था, क्यों नहीं दिख रहा इन रुझानों में अब तक? नहीं निधि जी, 2-3 चीजें हैं इसमें से। पहली बात तो ये कि जो काउंटिंग अभी तक हुई है, अगर आप देखेंगे अभी तक भी 25 से 26% काउंटिंग हुई है। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो रुझान की बात है ना, इसमें देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नफरत वाली जो स्थिति है वो रही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पे कई तरीके की उनकी जनसभाओं में वो डाला गया, अवरोध डाला गया, प्याज भी फेंके गए, तमाम चीजें हुई। उसका कारण क्या है कि जब आपका इलेक्शन मैनेजमेंट ग्राउंड पे नहीं है, जो जितना गुस्सा युवाओं में दिख रहा था, जितने हालात थे ग्राउंड पे, उसको जब आप वोट ईवीएम पे लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन की कमी, जो ग्राउंड पे माहौल था और आज जो ईवीएम पे दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मूड, पॉपुलर मूड और ईवीएम के जो निष्कर्ष है उसमें कहीं ना कहीं ठीक है। हेमंत जी, लेकिन जाते जाते ब्रेक अभी लूंगा। ब्रेक में जाने से पहले गीता जी, जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, नफरत तो खैर बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द है जो शायद इस्तेमाल आप ना भी करें, लेकिन चुनाव में लोग नफरत से वोट कम ही देते हों। लेकिन फिर भी क्या आपको गीता जी लगता है कि जो मोदी जी की लोकप्रियता थी वो कम से कम नीतीश कुमार की जो अलोकप्रियता अगर आप कहें तो उसको उन्होंने बचाने में काफी हद तक एक भूमिका निभाई है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं, और बिहार में भी वही स्थिति है। वहाँ की जो जनता है उन्होंने बढ़ चढ़कर मोदी जी की जितनी रैलियां हुई हैं उन सबको हम लोगों ने भी टेलीविजन पर देखा, और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर, और खास करके उनकी जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने जो पत्र लिखा, पूरा समर्थन उन्होंने नीतीश जी को दिया है। पत्र लिखकर भी उसमें ये कहा, बिहार की जनता से आग्रह किया कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, ताकि केंद्र की जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं उनको जो है वहां की जनता तक पहुंचाने का क्या जो माध्यम है वह जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में उन्होंने देखा है, और अपने एक पत्र लिखकर उन्होंने जनता को कहा। तो इससे समझ आता है कि उन्होंने पूरी तरह से अपना जो एक पार्टी का, बीजेपी का और जो जेडीयू का गठबंधन है उसका पूरा एक तरह से आदर किया है। बिल्कुल गीता जी, आपने बात सामने रखी कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर अगर जो फिलहाल रुझान है, अगर जेडीयू को फायदा भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी, बिहार के बीजेपी खेमे के कौन नेता हैं, क्या वो एक पीढ़ी खड़ी की है बीजेपी ने, ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
तो आपको बता दें कि बिहार में अभी वोटों की गिनती चल रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आज देर रात तक सारे परिणाम आएंगे। इस बार ये भी कहा गया है आयोग की ओर से कि वोटों की गिनती की रफ्तार धीमी नहीं है, लेकिन दरअसल हो यह रहा है कि इस बार ईवीएम ज्यादा इस्तेमाल की गई हैं कोरोना से बचने के लिए, इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 60 ऐसी सीटें जिनमें जो जीत का अंतर है 1000 वोटों से कम का है, तो इसलिए 60 जो सीटें हैं वो कभी भी बाजी पलट भी सकती हैं। तो बहरहाल इन रुझानों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अगर मैं गीता भट्ट आप ही के पास आऊं, जो ब्रेक से पहले मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जो बीजेपी ने अपना जो कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था जेडीयू से, उसका उतना पुख्ता नहीं दिखा, क्योंकि जो सुशील मोदी थे उन्होंने एक रात पहले जब कहा कि कैसे तेजस्वी 10 लाख सीट रोजगार देंगे, और दूसरे दिन बीजेपी अनाउंस करती है कि भाई वो तो 19 लाख नौकरियां देगी। तो उस लिहाज से बीजेपी का जो रुख था जेडीयू के प्रति, या दूसरी एक पीढ़ी खड़ी कर, वो दूसरा सवाल है। तो किस तरह से आप उसका बताएंगे हमें? नहीं, देखिए हर राजनीतिक दल जो है वह अपना जो घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या वो जनता के लिए कार्य कर सकते हैं उसका प्रस्तुतिकरण वो करते हैं। तो जहां तेजस्वी जो है 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे थे, तो वहां हर जो पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल वो बताना चाहता है कि भाई रोजगार क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है, और खास करके आज के समय में क्योंकि जो पिछले 8 महीने की बड़ी असाधारण परिस्थितियां जो रही हैं, विश्व भर में जिस प्रकार के हालात हैं, उनको देखते हुए जो रोजगार है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन तो सुशील मोदी जी को पता था कि अगले दिन बीजेपी अनाउंस करने वाली है। देखिए राजनीतिक वीडियो जारी कर रहे थे अपना। देखिए राजनीतिक जो है जब भाषण होते हैं तो उसमें कई बार राजनेता अपनी कुछ बातें बोल जाते हैं, लेकिन या जो खास करके जो किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र होता है उसके ऊपर हर राजनीतिक दल बड़ा सोच समझकर कि क्या जनता के सम्मुख क्या बातें रखी जाएं। उन्हें उसमें कई और चीज भी थी कि किस तरह से आईटी जो है आईटी हब बनाने का पटना में और उसके आसपास के इलाके को एक वो भी उसमें विषय रखा गया है। और बाकी भी कई सारी चीजें हैं कि अगर आप देखें कि अगर जिस प्रकार से जो 2005 से पहले की जो जीडीपी थी बिहार में, जो स्टेट जीडीपी थी वो 3.2 के करीब, और आज कहाँ 11 से भी ऊपर की है। और कई जैसे जिस प्रकार का जो बिजली थी लगभग सिर्फ 22% थी, आज लगभग 100% जो है बिजली पहुंच गई है। तो ऐसे कई ऐसे विषय जहां जिस प्रकार से जो एक विकास की बात है, क्योंकि एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन चुनावों में विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर जो है बातें उठी। ठीक है गीता जी, लेकिन मैं पवन जी को इसमें लाना चाहूंगा। पवन जी, अगर हम आरजेडी के महागठबंधन के चुनावी रणनीति की बात करें तो एकदम कहा जाए कि क्लासिकल था, कहीं कोई गलती की गुंजाइश उन्होंने अपनी ओर से छोड़ी नहीं थी। हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो है अपनी सभाओं में लालू जी का फोटो नहीं लगाया, राबड़ी जी का फोटो नहीं लगाया। जब जंगल राज के युवराज की बात पीएम ने कही तो उसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया। उसके बाद हम अगर बात करें तो आरजेडी के अंदर हो या बाकी जो सहयोगी पार्टियां हों, उनके बीच में कहीं मतभेद उस तरह से नहीं दिखाई दिए। जो ऐसी पार्टियां थी जो बाद में चुनाव के छिटक सकती थी, दूसरे खेमे में जा सकती थी, उन्हें पहले ही नमस्ते कर दिया गया। तो ऐसे में चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे चुनावी रणनीति की बात हो, कहीं कोई गलती करते हुए तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये जो परिणाम है सामने दिख रहा है आपके हिसाब से? पवन जी, हुआ तो नहीं और ना ही होगा, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जीत हो या हार हो, विश्लेषण होते रहना चाहिए ताकि परिष्कृत होती रहे रणनीति हर दल की, जीतने वाले की भी और हारने वाले की भी, और हर व्यक्ति की जो चुनाव लड़ रहा है, या हम जैसे लोग जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के और अपनी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, हम सबके लिए प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कोई गलती नहीं हुई। और यह भी आप सबने देखा होगा कि कितने प्रयास हुए दूसरी तरफ से कि इसका ध्रुवीकरण किया जाए, जिस तरह का संवाद हो रहा था, कैसे निजी टिप्पणियां की जा रही थी तेजस्वी जी के परिवार के प्रति। लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़ा परिपक्व तरीके से हम सब ने इस चीज को नजरअंदाज किया और अपने मुद्दों पर बिल्कुल केंद्रित रहे। और यही आगे आने वाले चुनावों में पूरे देश में एक संदेश है, यही करते रहना चाहिए। क्या रोजगार का मुद्दा चला? क्या वो काम आया? मुझे लगता है चला, और
मेरी उम्मीद भी है कि चले, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर हमें अब राजनीति करनी चाहिए। बहुत हुआ 6-7 साल हम देख रहे हैं लगातार अजीब सी मुद्दों पर राजनीति हो रही है, तो मेरी उम्मीद है कि ये चला। आगे देखते हैं पूरे दिन में कैसे मालूम पड़ेगा कि चला या नहीं चला और कितना चला, लेकिन आशा है कि चला। और आशा नहीं भी हो और टूट भी जाए आशा, तो भी हम यही मुद्दा है जो आगे चलाएं। लेकिन पवन जी, थोड़ी देर पहले अखिलेश जी थे आपकी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें तो नहीं दे दी गई, महागठबंधन में 70 सीटें दे दी गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा आप आकलन मत कीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात जरूर कही कि जो सीटें कांग्रेस को मिली उनमें कई सीटें कमजोर सीटें थी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात वो कहकर के गए हैं। तो क्या कांग्रेस के मन में इस बात का मलाल है कि उनको विनिंग सीट के बजाय ऐसी सीटें दे दी जो उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल था? देखिए, मैं मलाल नहीं मानता, ना ही अखिलेश जी के मन में कोई मलाल, ना हमारे किसी के मन में मलाल है। वो सीटें ऐसी थी जो ना आरजेडी जीत सकती थी ना कांग्रेस, लेकिन किसी ना किसी को तो मजबूती से सामने जाकर लड़ना है। कई सीटों पे वो लड़े, कुछ पे हम लड़े, मजबूती से, जानते हुए कि शायद इस पे जीत संभव नहीं है। इसका अर्थ तो ये नहीं है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं, हम लड़ेंगे। तो वो नहीं है कि कोई ब्लेम गेम नहीं है कि उन्होंने हम ऐसे भी नहीं है कि नीतीश बाबू की फोटो ही ना लगाएं पोस्टर पे। देखा आपने बिहार में, आपके रिपोर्टर से पूछिए, नीतीश बाबू की फोटो ही गायब कर दिए थे ये लोग। पवन जी, एक संक्षेप में एक सवाल, हम लड़ेंगे। आपने जो कहा कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, रोजगार, दवाई, सिंचाई, किसान, लेकिन क्या लगता है ऐसा है? ये मैं समझना चाहूं, क्योंकि एक बहुत गूढ़ बात है। मुद्दे ही आप कह रहे हैं कि इन पे होना चाहिए जो आम सरोकार से, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? फिलहाल उम्मीद है कि ऐसा होगा। मैं अभी टिप्पणी इस चुनाव पर नहीं करूंगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते, आखिरी नतीजा जब तक नहीं आ जाता, तब तक उस पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसा है पूरे देश में वर्सेस क्या ऐसा होना चाहिए पूरे देश में? तो कांग्रेस इस बात के साथ खड़ी कि ऐसा होना चाहिए देश में, और ना केवल कांग्रेस, हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, बिहार में से ही, कहीं और राज्यों में से ही, वो सब आश्वस्त हैं कि अगर राजनीति करनी है तो इन्हीं मुद्दों पर करनी है, इन्हीं मुद्दों को केंद्र में लाना है अपने राजनीतिक संवाद के, और वो हम करेंगे। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ आ गई बिहार में, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं 3-4 महीने में, क्या वहां भी हम ये मॉडल देख सकते हैं पवन जी? इससे और बेहतर मॉडल देखेंगे आप। जहां जहां नौजवान, देखिए ये नौजवान जिसको आप जैसे एक्सपर्ट्स एस्पिरेशनल क्लास कहा करते थे, आज वो एक फ्रस्ट्रेटेड क्लास है। उनकी फ्रस्ट्रेशंस को, उनकी कुंठाओं को, बेरोजगारी की कुंठा, एक असहाय होने की कुंठा, छोटे व्यापारी की कुंठा, ये किसान की कुंठा, इन तमाम कुंठाओं पर ही अपनी राजनीति केंद्रित करनी पड़ेगी, जिसको भी राजनीति में लंबा चलना है उसको। चलिए सर, एक हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। हेमंत अत्रे भी जुड़ गए। ब्रेक के बाद जो वाम दल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भूमिका को समझेंगे एक ब्रेक के बाद। इस बार महागठबंधन का वो हिस्सा रहे हैं और जितनी सीटें दी गई हैं 30 में 19 में ये लोग आगे चल रहे हैं। अत्रे जी, जो वाम दलों का प्रदर्शन है, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, तो इनका जो प्रदर्शन है उसको अगर आप आंखें और उनका सामने रखें कि क्या उनके फेवर में क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक तो बेरोजगारी का जो मसला था और महंगाई का मुद्दा जो था, ये दोनों मुद्दों ने क्लिक किया है बिहार के चुनाव में। इसमें कहने में कोई किस तरीके का गुरेज नहीं है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जब जो बीजेपी आरजेडी का मजाक उड़ा रही थी कि 10 लाख रोजगार कहां से देंगे, अगले ही दिन उन्होंने 19 लाख रोजगारों की घोषणा करी। लेकिन इसमें अगर आप जो चुनाव प्रबंधन की बात जो अब तक के रुझानों से साफ आ रही है, वो चुनाव प्रबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी, जेडीयू भी और आरजेडी भी वीक रही है लेफ्ट के मुकाबले में और बीजेपी के मुकाबले में। कारण बड़ा स्पष्ट है कि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, ग्रास रूट पे इनका स्ट्रक्चर है, इनके ऑफिस बेयरर्स हैं और वो फंक्शनल यूनिट्स रखती है जी। और इस चुनाव का अगर कोई एक नेट टेक अवे अखिलेश जी है तो वो ये है कि आपके पक्ष में कितनी ही हवा हो, कितना ही कुछ हो, कितना ही माहौल हो, लेकिन जब तक ग्राउंड के मूड को कन्वर्ट नहीं कर सकते आप बूथ पे वोटर को ला करके, तो उसका वही परिणाम होगा जो अभी तक सामने दिख रहा है। ठीक है। और पहले सुबह से आप देखिए कि 19 सीटों पे लगातार बढ़त बनी हुई, उनकी सीट ना कम हो रही ना बढ़ रही। इसका मतलब ये नहीं कि 30 की 30 सीटें उनकी विनेबल थी, विनेबल नहीं थी। उनमें से 24 से 22 सीटें ऐसी थी जिन पर उनकी अच्छी मजबूत पकड़ थी
और मैक्सिमम उन्होंने आउटपुट, अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट अभी भी लेफ्ट का बना हुआ है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आपको इसमें लाना चाहूंगा इस चर्चा में। बिहार में जो लेफ्ट पार्टियों का उभार इस बार हुआ है, जब तक लालू जी चुनाव लड़ते थे अपने हाथ में सारी चीजें लेकर, कभी लेफ्ट पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया। उनके बेटे ने एक बड़ा कदम उठाया, गठबंधन कर दिया। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा बेहतर स्थिति में आज लग रहा है कि बिहार में लेफ्ट पार्टियां हैं। तो इस उभार को आप कैसे देखते हैं कि आगे जाकर आप लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है? सत्यप्रकाश जी, इस बात हुआ है सीपीआई-एमएल, जिसके एक बहुत मशहूर जेएनयू के अध्यक्ष हुआ करते थे चंद्रशेखर, उसकी हत्या में शामिल लोगों के साथ बेमेल एक गठबंधन किया। तो ये समझ से थोड़ा परे जरूर है कि सत्ता की बेचैनी रही होगी इस कदर। जहां तक वाम दलों का बिहार में सवाल है, तो सीपीआई-एमएल का एक कैडर बेस्ड संगठन वहां आरजेडी से बेहतर होगा। और जो सीपीआई-एमएल, माफ कीजिएगा, और सीपीआई का वैसा कुछ है नहीं। कन्हैया कुमार के जाने के बाद थोड़ा सा वजूद बेगूसराय में और अन्य हिस्सों में बना है, जिसके कारण उनको 4 सीटें दी हैं। तो जहां तक ये कह रहे थे कि ग्राउंड पर वर्कर नहीं है, अब बहाने बहुत सारे आएंगे कि ग्राउंड पे वर्कर नहीं है। वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और हम और वीआईपी ने मिलकर एक शालीन चुनाव प्रचार किया, और तेजस्वी का जो चुनाव प्रचार था वो दिख रहा था। एक प्रकार से कभी कभी लगता था कि कोई हुड़दंग है, और तेजस्वी को लोगों ने नकार दिया एक तरह से। अभी 3 बजने को है और अभी भी एनडीए गठबंधन आगे है। दूसरा एक सवाल वो कह रहे थे, अभी जो विश्लेषक महोदय थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी ने वोट कन्वर्ट नहीं करा पाई। आरजेडी के पास 2 ही वोट है साहब बिहार में, सदियों से वही 2 वोट है। और वो जो कह रहे थे कि दवाई सुनवाई, बेसिकली वो लोग उगाही और तबाही वाले लोग हैं। तो उगाही और तबाही वाले लोगों को नकारता है बिहार। बिहार की मतदाता बहुत समझदार है। ठीक है, लोजपा ने कुछ इधर नुकसान पहुंचाया है, अब लोग वे बाद में समीक्षा देखेंगे। हेमंत जी, मैं आपको इस पे लाना चाहूंगा। हेमंत जी, सत्यप्रकाश जी ने जो बात कही वो एक अलग है, लेकिन तेजस्वी की जो लीडरशिप है उसको लेकर के क्या आपको लगता नहीं अब सवाल उठेंगे? लगातार 2 चुनाव हारना, पहले लोकसभा चुनाव जिसमें कि एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, अब विधानसभा का चुनाव जिसमें कि तमाम फ्री हैंड मिलने के बावजूद 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार की, तो भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या ये आपकी लीडरशिप पर सवाल खड़ा नहीं करता? नहीं, निश्चित तौर पर अखिलेश जी, बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि अभी तक की जो काउंटिंग का जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, अभी भी 35% तक की काउंटिंग हुई है। तो लेट्स कीप आवर थिंग्स इंटैक्ट फॉर ए वाइल। 2-3 घंटे के बाद जब सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, फिर इसका पोस्टमार्टम करने की स्थिति आएगी। अभी तक जो लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था उनसे, आपको लग रहा है अभी भी तस्वीर बदल जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर निधि जी, आप पिछले 5-7 चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं होती है तो हमें अपने सारे के सारे जो विश्लेषण है तब तक के लिए सीमित रखने चाहिए। ठीक है। और जब तक 2/3 के इंडिकेशंस ना आ जाए हमारे पास कि 80%, 85% काउंटिंग हो गई है, तब तक हमें ये सारी चीजें सहेज के रखनी चाहिए, ताकि उसको फिर एक बेहतर निष्कर्ष पे भी हम पहुंच पाए। और जहां तक बात है कि आरजेडी का क्या है, जेडीयू का क्या है, ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये केवल विश्लेषण का है। आरोप प्रत्यारोप का समय खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि हम एकेडमिक चीजों पे जाएं, पॉलिटिकल एनालिटिकल उस पे जाएं, ना कि आरोपबाजी करें। बिल्कुल सर, एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है हमें। आप सही कह रहे हैं कि हमें अभी कुछ और 2-3 घंटे और इंतजार करना होगा, तभी स्पष्ट तस्वीर होगी। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक। और आइए सीधे चलते हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है बीजेपी के नेता मनोज तिवारी से। ये बातचीत सुनते हैं। तो वैसे मनोज तिवारी की आप बात करी थी निधि, मैं आपको बताऊं कि कुछ ही ऐसे नेता थे गिने चुने जिन्होंने इस बार बिहार चुनाव में भीड़ बटोरी है। तो तेजस्वी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या फिर मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी की काफी सभाओं में भीड़ वहां पर देखने को मिली थी। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे। आलोक पांडे ने भी एक बात, तो बहरहाल मुझे कहा जा रहा है कि अभी आएगा। अखिलेश, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि लोग तो अभी कह रहे हैं कि हमें संयम बरतना है समय, लेकिन अगर हम कहें कि 40% भी अब तक मतदान आ गए हैं, जो मतों की गणना हो चुकी है,
तो उस लिहाज से जो ये रुझान है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए कम से कम अभी 60 सीटें ऐसी हैं निधि जहां पर कि जो मार्जिन है वो 1000 वोट का है, तो इसलिए इंतजार करना ही बेहतर होगा कि इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि कौन जीत रहा है बिहार, क्योंकि ये ऐसा है 1000 का मार्जिन जो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। और ये बिल्कुल सही है जो हेमंत जी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, कई उदाहरण हमारे सामने हैं, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ का हो, जहां पर कि आखिरी वक्त पर काफी हद तक चीजें बदल जाती है। मुझे कहा जा रहा है सत्य प्रकाश जी जेडीयू के हैं। सत्य प्रकाश जी, केसी त्यागी ने तो बहुत सुबह उन्होंने ये कह दिया था कि भाई कोविड का असर होगा, जो भी नतीजों पर असर होगा। अभी आपका क्या आंकलन है, कितना और हमें इंतजार करना पड़ेगा जो कुछ तस्वीर हम कहें कि अब यही रहेगी? ये केसी त्यागी जी ने जो सुबह सुबह कहा था मैंने सुना है, उनका कहना एक तरह था कि अगर नकारात्मक जाता है तो क्या कोरोना के कारण जाता है, ये समझना वो समीक्षा की तरह से सुबह कह रहे थे। बैलॉट जो चल रहा था पोस्टल का, और करीब 11 बजे उनका बयान मैंने फिर से सुना है। जहां तक सवाल है कि अभी जो रुझान जा रहा है, ये बात सही है कि कम प्रतिशत वोटों की गिनती अभी हुई है, 50% से अधिक वोटों की गिनती नहीं हो पाई है, अभी 50 तक आंकड़ा नहीं छुआ है। फिर भी जो शुरुआती रुझान है वो यदि एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि जो आगे जो वोट आएंगे वो हमारे पक्ष के नहीं होंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और बेहतर हो कि सबसे बड़ी बात अभी अखिलेश जी कह रहे थे 1000 वोटों का अंतर है। अखिलेश जी, मैंने तो ऐसे से चुनाव देखे हैं बिहार में जहां 100 और 200 पे सीटें आगे निकली हैं और एनडीए ने जीती हैं, और बहुत सारे ऐसे चुनाव देखे हैं। मैं 95 से बिहार की राजनीति को देख और समझ रहा हूं, जब नीतीश कुमार पहली बार समता पार्टी लेकर आए। प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि जो रुझान है अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू नंबर 3 की पार्टी होगी। तो एक ऐसी पार्टी जिसका कि नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो अगर तीसरे नंबर पर आते हैं तो क्या आपको लगता है नहीं कि नैतिक तौर पर नीतीश जी खुद आगे रहकर बीजेपी को ये कह सकते हैं कि ठीक है, गठबंधन हमारा चाहे जीत गया हो लेकिन मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए? देखिए, एनडीए में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के तमाम नेता, सुशील मोदी भी कह चुके हैं, सीटें किसी को कम ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि कप्तान वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में वहां चुनाव हुआ है और उनके ही विकास के जितने भी काम हैं उसका हिसाब उन्होंने हर सभा में दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जहां तक आप नैतिकता की सवाल उठा रहे हैं, सत्य प्रकाश जी, इसी उम्मीद के साथ हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने कुछ देर पहले कहा है कि भाई वोटों की गिनती धीरे धीरे क्यों हो रही है, बहरहाल 63% ज्यादा ईवीएम्स बूथ इस बार हुए हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग का एक कारण बताया जा रहा है। बिहार का ये जो रोमांच है ये बरकरार है, बना हुआ है। ब्रेक के बाद कादम्बनी आपके साथ होंगी, बताएंगी कि कहां तक पहुंची है वोटों की गिनती। एक छोटा सा ब्रेक।